रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 96। 96 रीवा की बेइज्जती और उसे नौकरी से निकलना। इस आवाज को वहां पर मौजूद हर एक इंसान जानता था। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि चिराग की थी। अर्जुन के बाद चिराग ही था जो यहाँ का बॉस था, और उसकी बात को काटना किसी के बस की बात नहीं थी। वही वह रिसेप्शनिस्ट जैसे ही चिराग को देखते हैं उसके चेहरे पर शर्माहट वाले भाव आ जाते हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह चिराग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। चिराग जब वहां पर पहुंचा था तो उसने रिसेप्शनिस्ट की बात और सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन ली थी, इसलिए वह जल्दी से भागते हुए वहां पर पहुंचा था और आयशा को सिक्योरिटी गार्ड के हाथ लगाने से पहले ही वहां पहुंच गया था। भाभी आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, प्लीज 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। चिराग जो बात आयशा से कर रहा था वह बात वहां पर मौजूद वह रिसेप्शनिस्ट और साथ में वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड सुन रहे थे। जैसे ही वह लोग चिराग के मुंह से आयशा के लिए भाभी शब्द सुनते हैं, वह बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच जाते हैं। चिराग सिर्फ अर्जुन को ही भाई बोलता है और किसी को नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सामने खड़ी हुई वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी लेडी बस है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अर्जुन सर ने शादी की है तो इस बारे में मीडिया को कैसे पता नहीं है? अर्जुन सर ने भी कभी इस बात का खुलासा किसी के सामने नहीं किया है। चिराग गुस्से से घूरते हुए उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा है और फिर उन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा है और बोलता है, आप लोगों को जितना कम इस कंपनी में करना था उतना हो गया है। अब आप तीनों फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाए और वहां से जाकर अपना टर्मिनेशन लेटर ले और यहां से चले जाएं। चिराग की यह बात सुनकर तो उसे लड़की के होश उड़ जाते हैं और तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही वह 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही चिराग के पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो इन मैडम ने ही हमें यहाँ पर बुलाया था ताकि हम इन्हें ऑफिस से बाहर निकल सके। यही हमारा काम है, इसलिए हम ये काम कर रहे थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज सर प्लीज। जैसे ही रीवा ये बात सुनती है वह तुरंत ही अपनी कुर्सी पर से खड़ी होती है और जल्दी से चिराग के सामने आ जाती है और बोलती है, सभी मैडम के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था और न ही कोई अपॉइंटमेंट मैसेज था, इसलिए मैंने इन्हें अंदर नहीं आने दिया था, क्योंकि आज से पहले ऐसे कई लोग यहाँ पर आए हैं जो अर्जुन सर से मिलने के लिए आते थे। आप तो जानते ही हैं यहाँ पर कितने लोग आते हैं अर्जुन सर से मिलने के लिए। मैंने आपको एक बार बताया भी था इस बारे में, तो अपने ही मुझे कहा था कि ऐसे लोगों को अंदर ना आने दें। मैं तो बस आपकी कही हुई बातों को ही मान रही थी। सो प्लीज सर मुझे जब से मत निकालिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बातें सुनकर चिराग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वही सामने खड़ी हुई आयशा उस लड़की के बदले हुए तेवर को बहुत ध्यान से देख रही थी। उस इस तरह की एक्टिंग करते हुए देखकर सच में हंसी आ रही थी और वह आगे चलते हुए अर्जुन के बगल में खड़ी हो जाती है और बोलती है, माना कि मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, लेकिन मैं तुमसे कहा था कि एक बार अर्जुन से फ़ोन पर बात कर लो और उसे बता दो कि मैं यहाँ पर हूँ तो वह मुझसे बात जरूर करेगा। लेकिन तुमने तो मुझे ये बताना तक जरूरी नहीं समझा कि अर्जुन इस वक्त ऑफिस में मौजूद ही नहीं है। और तुम्हारी जो बात करने का तरीका था वह तो बहुत ही ज़्यादा घटिया था। क्या यहाँ पर आने वाले हर एक क्लाइंट के साथ तुम इस तरह से बात करती हो? मन की चिराग ने तुमसे कहा होगा कि हर किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। उसके बाद आयशा चिराग की तरफ देखते हुए बोलती है, बताओ चिराग, क्या तुमने इससे ये कहा था कि यहाँ पर आने वाले हर एक क्लाइंट के साथ जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है उनसे ये लड़की बहुत ही बदतमीजी से बात कर सकती है और उन्हें बेइज्जत करके कंपनी से बाहर निकल सकती है? चिराग के पास भी इस वक्त कोई जवाब नहीं था आयशा की किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए। वह खुद शर्मिंदा था कि आखिर उसने परमिशन देने से पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं निकलवाई कि यह लड़की किस तरह से बात करती है क्लाइंट्स के साथ। मैं सिक्योरिटी गार्ड की गलती को नज़रअंदाज कर सकती हूँ क्योंकि इन सब में उनकी कोई भी गलती नहीं थी।
आखिर उनका काम ही यही है कि वह उन लोगों को यहाँ से निकाल दे जिनको यहाँ से निकलने के लिए कहा जाए। लेकिन मैं इस लड़की को इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड आयशा की बात सुनते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से अपने हाथ जोड़कर आयशा के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आज के बाद हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच हमें एक और मौका देने के लिए। उसके बाद वह दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड वहां से चले जाते हैं। वही रीवा अभी वहीं पर मौजूद थी और जैसे ही वह आयशा की बात सुनती है वह एकदम से गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकलने वाली? वैसे भी तुम यहाँ पर विजिटर हो तो विजिटर बनकर ही रहो, यहाँ की मालकिन बनने की कोशिश मत करो। उसकी यह बात सुनकर इस बार आयशा अपने आप को नहीं रुकती है और वह उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती हो और एक खींचकर तमाशा उसके गाल पर मरती है, जिससे रीवा का गाल एक तरफ हो जाता है और उसके कान में अब भी मारे हुए थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी। मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है और नहीं मैं तुम्हें इस लायक समझती हूँ कि मुझे तुम्हें बताना पड़े कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे लिए बस यही जानना काफी होगा कि मैं कह रही हूँ कि तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकती हो, मतलब नहीं कर सकती हो। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी रिज्यूम में कुछ ऐसा लिखवा दूं रेड मार्क के साथ कि तुम्हें इंडिया में कहीं पर भी जब ना मिले। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। थप्पड़ खाने की वजह से रीवा का कर पूरी तरह से झड़ न जाता है और वही उसकी यह बात सुनकर वह और भी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी आंसू भरी आंखों से चिराग की तरफ देखती है, इस उम्मीद के साथ कि चिराग उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए चिराग तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि अभी के अभी उसकी जान ले लेगा। आखिर उसके ही सामने तो इस लड़की ने आयशा की बेइज्जती करने की हिम्मत की थी। अगर आयशा उसे सबक नहीं सिखाती तो वह खुद उसे थप्पड़ मारता, भले ही वह लड़की थी। ये देखकर उस लड़की की पूरी तरह से उम्मीदें टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ गई थी कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मन ही मन उसने ये ठान लिया था कि वह एक दिन आयशा से बदला जरूर लेगी। रीवा, तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि अभी के अभी अपना सामान समेट और यहाँ से चली जाओ। वैसे भी अगर अर्जुन को पता चल गया तो मुझे भी नहीं पता है कि फिर वह तुम्हारे साथ क्या करेगा, और उसके गुस्से के बारे में तो तुम जानती ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चिराग की बात सुनकर अब रीवा के पास खाने के लिए कोई शब्द नहीं था और वह अपने सामान लेकर अपनी बेइज्जती करवाकर वहां से चली गई थी, क्योंकि इतना सारा तमाशा हुआ था जिसकी वजह से वहां पर और भी वकस थे जो आ गए थे, उन्होंने भी यह सारा तमाशा देख लिया था। कहीं ना कहीं वह लोग इस चीज से बहुत खुश भी थे कि आखिरकार कोई तो आया जिसने रीवा को सबक सिखाया था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चिराग आयशा को अपने साथ लेकर अपने केबिन में चला जाता है। वह उससे कुछ पूछता चाय पानी के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसे आयशा की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से आयशा के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ भाभी, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? क्या अर्जुन से आपकी बात हुई है क्या उसने आपको कुछ बताया है? आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? चिराग की बातें सुनकर आयशा की आंखों में जो आंसू आए थे वह तुरंत ही उसके गालों पर बहने लगते हैं और वह रोते हुए ही बोलती है, भाई क्या आप भी मुझे आपको बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मुझे अर्जुन से मिलना है, मुझे अभी के अभी अर्जुन से मिलना है। उसकी यह बात सुनकर चिराग एक पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर कुछ सोचकर वह बोलता है, भाभी जैसे आपको नहीं पता है कि इस वक्त अर्जुन कहाँ है, इस तरह से मुझे भी नहीं पता है। उसने मुझे नहीं बताया है कि वह कहाँ पर है इस वक्त। इनफैक्ट वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसकी बातें सुनकर आयशा उसे घूरकर देखने लगती है, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि चिराग ही एक ऐसा इंसान है जिसे अर्जुन के बारे में हर एक चीज पता है। इस जन्म से तो नहीं, लेकिन पिछले जन्म से उसे यह बात बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि किसी को अर्जुन के बारे में कुछ पता हो या ना,
लेकिन चिराग को इस बारे में जरूर पता होगी कि वह कहाँ पर है और क्या कर रहा है। वही चिराग जब आयशा को अपनी तरफ इस तरह से देखा हुआ पता है तो वह थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस वक्त अर्जुन कहाँ पर है। भाई मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बता दीजिए अर्जुन कहाँ पर है, या फिर आप मुझे वहाँ पर लेकर चलिए जहाँ पर वह है। मेरा उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात को समझिए। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी कि आप जानते हैं ये बात कि इस वक्त अर्जुन कहाँ पर है। हमें जानती हूँ कि अर्जुन ने आपको मना किया होगा इस बारे में मुझे बताने के लिए, लेकिन प्लीज़ भाई प्लीज़ मुझे ले चलिए उनके पास। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी केलतीले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 97। 97। अर्जुन की बेचैनी। उसकी बातें सुनकर आयशा उसे घूरकर देखने लगती है, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि चिराग ही एक ऐसा इंसान है जिसे अर्जुन के बारे में हर एक चीज पता है। इस जन्म से तो नहीं, लेकिन पिछले जन्म से उसे यह बात बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि किसी को अर्जुन के बारे में कुछ पता हो या ना, लेकिन चिराग को इस बारे में जरूर पता होगी कि वह कहाँ पर है और क्या कर रहा है। वही चिराग जब आयशा को अपनी तरफ इस तरह से देखा हुआ पता है तो वह थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि इस वक्त अर्जुन कहाँ पर है। भाई मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बता दीजिए अर्जुन कहाँ पर है, या फिर आप मुझे वहाँ पर लेकर चलिए जहाँ पर वह है। मेरा उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात को समझिए। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी कि आप जानते हैं ये बात कि इस वक्त अर्जुन कहाँ पर है। हमें जानती हूँ कि अर्जुन ने आपको मना किया होगा इस बारे में मुझे बताने के लिए, लेकिन प्लीज़ भाई प्लीज़ मुझे ले चलिए उनके पास। आयशा की इस तरह की हालत देखकर चिराग से रहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को मजबूत करता है और बोलता है, भाभी प्लीज़ आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज़ घर जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि रात तक अर्जुन आपके पास होगा। मैं कैसे ना कैसे करके उसे आपके पास लेकर आऊँगा। इतना बोलकर वह उसे वहाँ से भेज देता है। आयशा उसकी बात सुनकर समझ गई थी कि अर्जुन कहाँ है, इस बात का उसे पता है, लेकिन वह जानती थी कि चिराग में उसे क्यों नहीं बताया है। आखिर कोई किसी पर भरोसा करता है तो उसे किसी भी कीमत पर किसी के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। इस बात को आयशा बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए वह कुछ नहीं रहती और चुपचाप से वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे इस बात पर तो बहुत ज़्यादा भरोसा था कि चिराग में अगर कहाँ है कि वह अर्जुन को कैसे न करके वापस घर पर लेकर आएगा तो वह अपना वादा जरूर निभाएगा। आयशा के वहां से जाने के बाद चिराग तुरंत ही अपनी चाबी उठना है और वहां से निकल जाता है। लगभग 1.5-2 घंटे लगातार ड्राइविंग करने के बाद वह उसे जंगल वाले एरिया में आई जाता है, जहां पर अंदर की साइड में एक फार्म हाउस जैसा घर बना हुआ था। वहां पर पहले से ही ब्लैक कपड़े पहने हुए इंसान थे, लेकिन वह चिराग को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए तुरंत ही दरवाजा खोल देते हैं और चिराग की गाड़ी अंदर एंटर कर जाती है। अंदर जाकर चिराग तुरंत ही गाड़ी से उतरता है और घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। वह जल्दी से घर की लाइट जलता है तो घर पूरी तरीके से रोशनी से जगमगा उठता है।
बाहर से वह जितना ज्यादा खंडार और डरावना दिखाई दे रहा था, अंदर से वह घर उतना ही ज्यादा शानदार और खूबसूरत था। चिराग इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे अर्जुन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वह एक दीवार के पास जाता है जहां पर एक बटन जैसा लगा हुआ था। उसे दबाने के बाद वहां पर तुरंत ही उसे दीवार के दो हिस्से हो जाते हैं और अंदर की साइड में एक रूम बना हुआ था। सामने काले कपड़े पहने बैठा हुआ अर्जुन अपने हाथ में डिवाइन की बोतल लिए हुए था और लगातार वाइन पिए जा रहा था। उसके सामने 2-3 बोतल और पड़ी हुई थी। अर्जुन, ये क्या तरीका है तुम्हारा? आखिर रेसिपी क्या बात हो गई है जो तुम एक के बाद एक इस तरह की दारू पिए जा रहे हो? यहाँ तक कि तुम्हें ये भी ख्याल नहीं है कि घर पर दादी भी मौजूद है। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसकी बात सुनकर अर्जुन एक नज़र उसे देखा है और बोलता है, क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुमसे मना किया था। तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्जुन ने चिराग की सारी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से चिराग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है, आज ऑफिस में भाभी आई थी। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन चौकी दोबारा से वाइन की एक घूंट लेने ही वाला था। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है और वह एक नज़र उठाकर चिराग की तरफ देखा है। भाई आखिर किस बात की सजा दे रहा है उन्हें? मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुझे कितनी बार बताऊं कि उन सब में उनकी कोई गलती नहीं है, और अगर थी भी तो वह उससे टाइम पर बहुत छोटी थी। उन्हें खुद पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया है। तुम्हें पता है वह तुम्हें पिछले 1.5 दिन से लगातार ढूंढ रही है ताकि तुमसे बात कर सके, तुम्हें कुछ बता सके। उन्हें खुद पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या किया है। तुम्हें पता है वह तुम्हें पिछले 1.5 दिन से लगातार ढूंढ रही है ताकि तुमसे बात कर सके, तुम्हें कुछ बता सके। मुझे तो उनका रोना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और मैं उन्हें कुछ बता देना चाहता था, लेकिन एक तुम्हारे वादे के चक्कर में मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने उनकी हालत नहीं देखी है कि उनकी हालत कितनी खराब है। जो तुम चाहते थे वह हो गया है, हो गई है। अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत होने तुमसे। लेकिन प्लीज अर्जुन, उनके साथ वह मत करना जो तुमने सोचा है। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वह तुम्हारी दूरी, नहीं रह सकती है वह तुम्हारे बिना। हद से ज्यादा प्यार करने लगी है वह तुम्हें। पहले तुम इसलिए परेशान थे कि भाभी तुमसे दूर रहती है और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मैं भी तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए ही दिया था, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके साथ रहा हूँ मैंने उन्हें बदलते हुए देखा है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए प्लीज उनके साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे उनका प्यार पर से विश्वास उठ जाए। अर्जुन उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे जैसे वह उसकी बातें सुन रहा था उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। वह तुरंत भी अपनी जगह से उठता है और चिराग की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो घर चलते हैं, घर पर जाने का समय आ गया है। चलो घर चलते हैं, घर पर जाने का समय आ गया है। उसके अचानक से इस तरह से मन जाने से चिराग भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसने सोचा था कि अर्जुन को मनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी सोच के उलट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट वह बहुत आसानी से उसकी बातें मान गया था, यहाँ तक कि वह खुद ही घर पर जाने के लिए बोल रहा था। भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बता मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भाभी को कोई सजा देने वाला है? जिस तरह से तू घर से बाहर निकाला था और भाभी तेरे पीछे आई थी वह बहुत अजीब था। तूने उन्हें कुछ बताया है क्या? वह सच में तुझे कुछ बताना चाहती है? मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं है इस बारे में। शायद वह तुम्हें ही सब कुछ बताना चाहती है। चिराग ये सब बातें बोल ही रहा था, लेकिन अर्जुन उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और तुरंत ही उनके बाहर निकल जाता है। अर्जुन को इस तरह से करता हुआ देखकर चिराग को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, लेकिन वह इस बात से खुश था कि कम से कम अर्जुन उसकी बात को मान तो गया है। थोड़ी ही देर में वह लोग घर के बाहर मौजूद थे। गाड़ी में बैठा हुआ चिराग अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम अंदर जाने के लिए अभी तैयार हो? क्योंकि तुमने इस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी हुई।
अर्जुन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है जहां पर दादी माँ और बाकी सब लोग मौजूद थे। रात हो गई थी और सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन सब की तरफ देखते हुए ऊपर जा ही रहा था कि तभी उसे दादी माँ की आवाज सुनाई देती है। बेटा, हमें तो लगा था कि आयशा तुम्हारे साथ मौजूद होगी, लेकिन तुम तो अकेले आए हो। आयशा कहाँ पर है? वह नहीं आई तुम्हारे साथ? ये सुना था कि अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। वहीं चिराग जब ये सुनता है तो वह भी परेशान हो जाता है। अगर आयशा भाभी यहाँ पर नहीं आई है तो फिर कहाँ पर गई है? मैंने तो उनसे कहा था कि मैं किसी भी तरह से अर्जुन को घर पर लेकर आऊंगा। उन्हें यहीं पर होना चाहिए था, आखिर वह गई कहाँ पर है? वही अर्जुन ने भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयशा घर पर मौजूद नहीं होगी। दादी माँ की बातें सुनकर उसका दिल भी बैठ जाता है। भले ही उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह आयशा को पसंद करने लगा है। पसंद क्या, उसे प्यार करने लगा है, लेकिन अपनी नफरत और अपने गुस्से के आगे को बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही वह दादी माँ की बात सुनता है उसे भी बेचैनी होने लगती है और वह तुरंत ही घर के बाहर निकल जाता है। वहां दरवाजे पर चिराग खड़ा हुआ था, वह भी उसके साथ ही चला जाता है। जब से चिराग उसे मिला था तब से उसने ज्यादा बातें नहीं की थी, लेकिन अब अर्जुन उसकी तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए बोलता है, तुमने तो कहा था कि आयशा घर पर होगी, लेकिन वह तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, कहाँ पर है वह? उसका ये सवाल सुनकर चिराग परेशान हो जाता है और वह बोलता है, भाई, जब ऑफिस में भाभी आई थी तो मैंने उन्हें दिलासा देकर घर भेज दिया था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें घर पर ही लेकर आऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन वह वहां से चली गई थी, इसलिए मुझे लगा था कि शायद वह घर पर गई होगी। अर्जुन को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत बेचैनी हो रही थी और वह जल्दी से बोलता है, अभी के अभी अल्पेश को कॉल करो और उससे कहो कि आयशा का फोन ट्रैक करके मुझे उसकी लोकेशन शेयर करे अभी। इतना कहकर वह तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है और खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। चिराग को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि अर्जुन ने दारू पी हुई है, जिसकी वजह से शायद उसे ड्राइविंग करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अर्जुन की ड्रिंकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और वह बहुत अच्छे से ड्रिंक को हैंडल कर सकता था। आखिर माफिया वर्ल्ड में आने के बाद इंसान नशे पर काबू न कर सके तो फिर बात ही क्या है। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और अल्पेश को कॉल कर देता है। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी के उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर, क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है, लेकिन अब वह उसे ज़रा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 98। 98 रब्बा प्यार से मिला दे। जब से चिराग उसे मिला था तब से उसने ज़्यादा बातें नहीं की थी, लेकिन अब अर्जुन उसकी तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए बोलता है, तुमने तो कहा था कि आयशा घर पर होगी, लेकिन वह तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, कहाँ पर है वह? उसका ये सवाल सुनकर चिराग परेशान हो जाता है और वह बोलता है, भाई, जब ऑफिस में भाभी आई थी तो मैंने उन्हें दिलासा देकर घर भेज दिया था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें घर पर ही लेकर आऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन वह वहां से चली गई थी, इसलिए मुझे लगा था कि शायद वह घर पर गई होगी। अर्जुन को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत बेचैनी हो रही थी और वह जल्दी से बोलता है,
अभी के अभी अल्पेश को कॉल करो और उससे कहो कि आयशा का फ़ोन ट्रैक करके मुझे उसकी लोकेशन शेयर करे अभी। इतना कहकर वह तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। चिराग को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि अर्जुन ने दारू पी हुई है, जिसकी वजह से शायद उसे ड्राइविंग करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अर्जुन की ड्रिंकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और वह बहुत अच्छे से ड्रिंक को हैंडल कर सकता था। आखिर माफिया वर्ल्ड में आने के बाद इंसान नशे पर काबू न कर सके तो फिर बात ही क्या है। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और अल्पेश को कॉल कर देता है। लगभग 5 मिनट ही हुए थे कि तभी अर्जुन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। अर्जुन बिना किसी देरी के फटाफट से अपना मोबाइल उठाकर उसमें चेक करता है तो उसमें आयशा की मोबाइल की करंट लोकेशन शो हो रही थी, जिसे देखकर उसे समझने में एक पल की समय नहीं लगता है कि वह इस वक्त कहां पर है। अर्जुन तुरंत ही अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और उसे दिशा में जाने लगता है। वही आयशा इस वक्त एक बड़े से लिविंग हॉल में बैठी हुई थी। उसने इस वक्त जो कपड़े पहने थे वह पूरी तरह से ब्लैक कलर में थे, जैसे कि उसकी जिंदगी से हर एक रंग गायब हो गया हो और उसकी जिंदगी में कोई खुशी नाम की चीज बची ही नहीं है। उसे अपने पिछले जन्म का हर एक बिताया हुआ पल याद आने लगता है। अर्जुन, तुम मुझसे क्यों शादी कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी कर रहे हो। हम तो पहली बार मिल रहे। आयशा ये सब बातें अर्जुन से कह रही थी, लेकिन अर्जुन था कि उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उनकी फर्स्ट नाइट का सीन आने लगता है। अर्जुन, मेरे करीब मत आना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अर्जुन का उसे छोड़कर जाना, उसके बाद उसकी किडनैपिंग, अर्जुन के बारे में पता चलना कि वह उसे कितना प्यार करता था, ये सब चीज़ एक के बाद एक आयशा के दिलो दिमाग में घूमने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब आंसू उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों तक पहुंच गए। उठकर खड़ी होती है और अपने एक रूम में चली जाती है, जहां पर बहुत सारा म्यूजिक का सामान रखा हुआ था। दीवार पर बहुत सारी अलग अलग तस्वीर लगी होती जिसमें एक छोटी बच्ची नाच रही थी, तो कहीं पर उसमें बेली डांस वाला पोस्ट था। हर एक फोटो में अलग प्रकार के डांस के थीम वाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसमें पोज लगे हुए थे। जैसे जैसे तस्वीर आगे की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे समझ में आ रहा था कि यह छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। आयशा फिर अपने रूम के बाहर जाती है और वहां पर एक म्यूजिक सिस्टम लगा देती है। मई मस्ती मैं मस्तानी हूँ इस दुनिया से अनजानी हूँ, मई मस्ती मैं मस्तानी हूँ इस दुनिया से अनजानी हूँ, मई मस्ती मैं मस्तानी हूँ इस दुनिया से अनजानी हूँ, मैं जिसके लिए दीवानी हूँ वह चेहरा तो दिखला दे रब्बा, प्यार से मिला 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 दे। मई मस्ती मैं मस्तानी हूँ इस दुनिया से अनजानी हूँ, मई मस्ती मैं मस्तानी हूँ इस दुनिया से अनजानी हूँ, मई मस्ती मैं मस्तानी हूँ इस दुनिया से अनजानी हूँ, मैं जिसके लिए दीवानी हूँ वह चेहरा तो दिखला दे रब्बा, प्यार से मिला 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 दे। जैसे ही इस सॉन्ग्स के लिरिक्स आयशा के कानों में पड़ते हैं उसके एक एक शब्द से उसे अर्जुन की याद आ रही थी। हाथ अपने आप उसके मुंह होने लगते हो और वह एक मूव को बहुत ही एलिगेंट तरीके से मूव कर रही थी। दिल को तेरे चैन कहीं है बेचैनी तड़पाती है तन्हाई में, आप तो मुझको याद उसी की आती है, उसे ढूंढ रही है मेरी नज़र, मुझको उसकी नहीं है कोई कभार। एडवर्टिजमेंट, न जाने वह अबा होगा किधर, इस दिल को कोई बता दे रब्बा, प्यार से मिला 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 दे। इस गाने को फील करते हुए वह बस डांस कर ही जा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं था कि सामने दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है। सारी दुनिया की आंखें हैं मेरी शौक जवानी पे, हर दीवाने का दिल पागल है इस रूप की रानी पे, कोई दिल से इश्क जताता है, कोई दूर से पास बुलाता है, कोई मुझ पे जान लुटाता है, मैं कैसे बाचूं समझा दे रब्बा, प्यार से मिला 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 दे।
अर्जुन सामने खड़ा हुआ था और आयशा को इस तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध को इतना हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अर्जुन सामने खड़ा हुआ था और आयशा को इस तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध को इतना हुआ देखकर हैरान रह जाता है। आज से पहले उसने कभी भी आयशा को इतना हारा हुआ नहीं देखा था जैसे कि वह इस वक्त उसे देख रहा था। आज से पहले उसने कभी भी आयशा को इतना हारा हुआ नहीं देखा था जैसे कि वह इस वक्त उसे देख रहा था। उसे इस तरह से देखकर उसके दिल में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि आखिर उसके इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही था। आयशा की आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे और वह आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें भरी हुई आंखों के साथ वह बस डांस करे जा रही थी। अर्जुन जब ये देखा है कि आयशा डांस करते हुए आगे की तरफ आ रही है और उसका पर उसके ही कपड़ों में फंसकर वह जमीन पर अपने मुंह के बाल गिरने वाली है, वह तुरंत ही भागते हुए जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। गिरने के डर से आयशा ने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसे एक जानी पहचानी एहसास महसूस होता है वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेती है तो उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से मिलती है। जैसे ही उसके सामने अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है, उसके चेहरे पर जो मायूसी दिखाई दे रही थी वह तुरंत ही गायब हो जाती है और अपने आप ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे अभी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रही हो और वह बोलती है, आई लव यू अर्जुन, प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं हो, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, फिर भी मैं तुम्हें इमेजिन करने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। ये कहते हुए एक बार फिर से उसकी आंखें भर आती है और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए अर्जुन के हाथ पर आ जाते हैं। अर्जुन कुछ कहता है उससे पहले ही आयशा उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। आयशा उठो, क्या हुआ, देखो ऐसा मैं आ गया हूँ। ये कहते हुए अर्जुन आयशा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन आयशा कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी, जिसे देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर आयशा के रूम में लेकर जाता है। थोड़ी ही देर में एक फीमेल डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और वह आयशा को चेक कर रही थी। वही अर्जुन साइड में खड़ा हुआ था, परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। चेकअप करने के बाद वह फीमेल डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलती है, सारे ने कुछ नहीं हुआ है, ये बस स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से बेहोश हो गई है। ये होश में आ जाए तो सबसे पहले इन्हें कुछ खिलाकर ये दवा दे दीजिएगा क्योंकि कमजोरी की वजह से भी यह हुआ है। इतना कहने के बाद वह वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद आयशा के बगल में बैठकर अर्जुन उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। मैं चाह कर भी तुम्हें माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ, तुम्हें भी उसे दर्द से गुजरने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ जिस दर्द से मैं गुजरा था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें दर्द में देखता हूँ मुझे खुद दर्द महसूस होता है। मैं चाह कर भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। ऐसा क्यों है आयशा, ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें खुशी नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गम के सागर में डुबो देना चाहता हूँ। मेरी यह चाहत पूरी होती भी है, लेकिन तुम्हें उसे दर्द में देखकर मैं खुद टूटने लगता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयशा उसकी कोई भी बात सुन नहीं रही थी, यह बात अर्जुन बहुत अच्छे से जानता था। थोड़ी ही देर में अर्जुन यहाँ पर बैठता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद आयशा को धीरे धीरे करके हो जाने लगता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे वॉशरूम के दरवाजे के बाहर अर्जुन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह ऐसा सोचती है जैसे कि वह कोई सपना देख रही हो। इसलिए वह तुरंत ही अपनी आंखों को साफ करने के बाद दोबारा से अपनी आंखें खोलकर इस दिशा में देखती है तो उसे फिर से अर्जुन दिखाई देता है, जिसे देखकर आयशा को एक पल की देरी नहीं लगती है ये समझने में कि यह कोई सपना नहीं है बल्कि एक सच है। अर्जुन सच में यहाँ है।
यह महसूस होते ही आशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से बिस्तर से उठती है, जिसकी वजह से वह लड़खड़ा जाती है। अर्जुन जब ये देखा है कि आयशा को होश आ गया है तो वह उसकी तरफ जाने वाला होता है, लेकिन कुछ सोचकर उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन जब वह उसे लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरता हुआ देखता है तो वह तुरंत ही भागता हुआ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। आयशा तुरंत ही अर्जुन को अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगते हैं और उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अर्जुन पर कस जाती है। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी केल्तिले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे ज़रा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी?